नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 64वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं और बीपीएससी कॉपी का मूल्यांकन किस प्रकार से करता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ में मेंस का कॉपी लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि आज जो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन लिखने के उपरांत कितना नंबर देता है और इससे और अधिक बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस प्रश्न से, इस कॉपी से और इसके उत्तर से आज हम लोग भली भांति समझ पाएंगे। तो आज हम लोग 64वीं बीपीएससी के मेंस के कॉपी जो कि आरटीआई के द्वारा मंगाया गया है, उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे और अगले एग्जाम 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए उसका भूमिका किस तरह से हो और किस तरह से लिखें ताकि अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें, इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 64वीं बीपीएससी में विभिन्न कैटेगरी के लिए, विभिन्न छात्रों के लिए कटअप क्या रहा और उन्हीं कटअप के आधार पर इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं, जनरल मेल के लिए 64वीं बीपीएससी में 446 नंबर जिन छात्रों ने लाया, अर्थात 49.55% नंबर जिन छात्रों ने जनरल मेल में लाया, उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। फीमेल के लिए 47.77% मार्क्स जिन महिला छात्रों ने लाई, उनका इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ जनरल कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 42.11%, अर्थात 379 नंबर जिन छात्रों ने लाया, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। एससी फीमेल में 367, अर्थात 367 नंबर जिन छात्रा ने लाई, उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, अर्थात 40.77% मार्क्स। एससी महिला 40.77% मार्क्स जिन छात्रा ने लाया, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था 64वीं बीपीएससी में। उसी प्रकार अगर देखें, एसटी मेल को 420, अर्थात 412 नंबर जिन छात्रों ने लाया एसटी मेल में, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, अर्थात 45.77% मार्क्स लाने के उपरांत एसटी मेल को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसी प्रकार देखते हैं, एसटी फीमेल को 389 नंबर, अर्थात 389 नंबर। प्रतिशत में देखें तो 43.22% जिन छात्रा ने लाई, उनको एसटी के जिन छात्रा ने लाई, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसी प्रकार से ईबीसी का देखें, ईबीसी मेल को 406, अर्थात 406 नंबर लाने के उपरांत, प्रतिशत में देखें तो 45.11% मार्क्स लाने के उपरांत उन ईबीसी के छात्र को इंटरव्यू में बुलाया गया था। ईबीसी के छात्रा का अगर देखें तो ईबीसी के छात्रा को 386 नंबर, अर्थात 42.88% मार्क्स लाने के उपरांत इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। उसी प्रकार से बीसी मेल का देखें तो 430 नंबर, अर्थात 47.77 नंबर प्रतिशत नंबर जिन छात्र ने बीसी में लाया, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। फीमेल का देखें तो 415, अर्थात 46.11% मार्क्स लाने के उपरांत उन छात्रा को, बीसी के उन छात्रा को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब फाइनल देखते हैं। पीटी का मार्क्स मुख्य परीक्षा में तो जुड़ता नहीं है। मुख्य परीक्षा में, लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और इंटरव्यू का नंबर को मुख्य परीक्षा में जोड़ने के उपरांत मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और वह फाइनल कटअप होता है। इंटरव्यू के उपरांत कटअप का प्रतिशत देखते हैं क्या होता है। इंटरव्यू के उपरांत जो है मेल, जनरल मेल का 535, अर्थात 555 नंबर जो लाया, 535 नंबर जिन मेल छात्र ने लाया फाइनल में,
अर्थात 52.45% उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। फीमेल में 513 नंबर 513 नंबर जिन छात्रा ने लाया अर्थात 50.29% उन जनरल छात्रा का फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसी प्रकार एससी का देखें तो एससी में जिन छात्रों ने मेल छात्र ने 490 नंबर ले आया अर्थात 48.03% उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। एससी फीमेल की छात्रा जो 473 नंबर अर्थात 46.37 नंबर ले आया उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसी तरह से एसटी का देखें एसटी फीमेल का 513 नंबर और मेल का 514 नंबर अर्थात 50.39% लाने के उपरांत मेल का और 50.39% लाने के बाद फीमेल का फाइनल सिलेक्शन हो गया। ईबीसी में देखें इसी ईबीसी मेल में आपको 516 नंबर अर्थात 50.58% जिस ईबीसी के मेल छात्र ने नंबर लाया उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। फीमेल में देखे तो 495 नंबर अर्थात 48.52% जिन छात्रों ने लाया उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। बीसी में देखें तो 52.45% अर्थात 535 नंबर और फीमेल में 5 से 11 नंबर अर्थात 50.09% जिन छात्र छात्रा ने नंबर लाया उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो आज हम लोग जो 64वीं बीपीएससी का कटअप था उसके बारे में यहाँ देख लिए। अब देखते हैं मेंस में कितना नंबर लाए, कैसे नंबर लाए और कितना लिखने के बाद कैसा नंबर लेता है उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। इस कॉपी को जो कि आरटीआई के द्वारा 64वीं बीपीएससी मेंस का ये कॉपी है, आरटीआई द्वारा बीपीएससी से मंगवाया गया है। इस कॉपी में पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है उसका आंसर देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था उसका ये आंसर लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा गया इन छात्र के द्वारा देखते हैं। किसी भी प्रश्न का आंसर जो होता है पहला पार्ट उसका भूमिका होता है, दूसरे पार्ट में प्रश्न के आंसर का मुख्य भाग होता है और तीसरे पार्ट में निष्कर्ष होता है। तो स्टूडेंट ने भूमिका लिखा है। भूमिका में क्या लिखा है? चंपारण सत्याग्रह किसानों द्वारा यूरोपीय नील बगान मालिकों के खिलाफ शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जो चंपारण में चलाया गया था। गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किए जाने के कारण यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ये इनका भूमिका था। इससे बेहतर भूमिका भी लिख सकते थे। अगर इससे बेहतर भूमिका लिखेंगे तो इससे ज्यादा नंबर मिलेगा। तो स्वाभाविक है इतना भूमिका से काम नहीं चलेगा, कुछ इसमें और ऐड करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। अब देखते हैं इसका मुख्य पाठ में इन्होंने क्या लिखा है। यूरोपीय बगान मालिकों भारतीय किसानों के छल बल प्रलोभन देकर के अपने भूमि का अपने भूमि का 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जो है नील का कृषि करने के लिए अनुबंध किया। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा इस 3 कट्ठा प्रणाली में कृषकों अपने नील उत्पादन का कृषक को जो है नील उत्पादन का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता था। भूमि की उत्पादकता भी प्रभावित होती थी और जर्मनी में कृत्रिम नील का आविष्कार हो जाने के कारण अब जो है नील का खेती लाभदायक नहीं रह गया। अर्थात कृषक और यूरोपीय नील बगान मालिक दोनों ही अब नील की कृषि से अपना पल्ला झाड़ना अर्थात छुटकारा पाना चाह रहे थे, परंतु यूरोपीय बगान मालिक जो है इस स्थिति को अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने कृषकों पर काफी अवैध कर लगा दिया। किसानों के असंतोष को निजात दिलाने का प्रयास किया। अब इन्होंने मैप का भी प्रयोग किया। देख लीजिए इस मैप में इन्होंने क्या लिखा है। इस प्रयास में राजकुमार शुक्ल गांधी जी का नेतृत्व, विल्सन गेंट्स के सहयोग की मांग, धारा 144 लागू, गांधी जी का गिरफ्तारी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन। इन्होंने इतना पॉइंट्स लिखा और इसका विस्तार किया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है गांधी जी चंपारण आए और समस्या के समाधान के लिए जांच शुरू की। गांधी जी तिरहुत के कमिश्नर गेंड और
प्लांटर्स संगठन के मंत्री विल्सन से मिल करके समस्या सुलझाने का प्रयास किया, परंतु उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। गांधी जी, चौथा पॉइंट लिखा गया, गांधी जी जसबल पट्टी के किसान पर हुए अत्याचार की जानकारी लेने के लिए जसबल पट्टी जाने का निर्णय लिया, परंतु जिला अधिकारी W.B. हॉकॉक ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया और धारा 144 लगा दिया, परंतु गांधी जी जिला अधिकारी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। चौथा पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि गांधी जी जसवंतपुर पट्टी में जो घटना घटी उसको देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जसवंतपुर जाना चाह रहे थे, लेकिन जिला अधिकारी जाने से इनको मना कर दिया, लेकिन गांधी जी माने नहीं, वहां गए और उसको गिरफ्तार कर लिया गया और धारा 144 जिला अधिकारी ने लगा दिया। पांचवा पॉइंट इन्होंने लिखा है, गांधी जी भारत में पहली बार चंपारण में सत्य और अहिंसा के अपने हथियार का भारत में पहली बार प्रयोग किया। उसके बाद आंदोलन जारी रखा, परिणाम स्वरूप गांधी जी गिरफ्तार हुए। छठा पॉइंट में इन्होंने लिखा, बिहार के राज्यपाल ने F.B. सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। सातवां पॉइंट में लिखा है, जांच के उपरांत बढ़े हुए 25% लगान को जो है वापस लेने का आदेश दिया गया। गांधी जी से बड़ी जीत बताई, 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। अब आलोचना लोगों का कहना है कि गांधी जी 100% क्यों नहीं वापस करवाए। अब स्टूडेंट लिख रहा है इस क्वेश्चन में, गांधी जी 100% में कम क्यों नहीं करे। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष में लिखा, इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया चंपारण आंदोलन की तरफ कानून का अवज्ञा करने के कारण गर्मपंथियों को संतुष्ट किया। गांधी जी कानून की अवज्ञा करने के कारण एक तरफ जो है वह गर्मपंथियों को संतुष्ट किया और दूसरी तरफ अहिंसा का पालन करके नरमपंथियों को संतुष्ट किया। इस आंदोलन से खेरा और अवध के आंदोलन को प्रेरणा मिली, निष्कर्ष में कह रहा है। इन्हीं कारणों से राजेंद्र बाबू ने ठीक ही कहा, चंपारण आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम पाठ भारतीयों ने सीख लिया। इस प्रकार से इन्होंने अपने निष्कर्ष को पूरा किया और इसमें 16 नंबर दिया गया, देख लिया जाए 16 नंबर। जबकि किसी भी छात्र को 52% नंबर लाने के उपरांत अंतिम रूप से चयन होने का प्रबल संभावना, अर्थात अंतिम रूप से चयन होने के लिए निश्चित रूप से 52% से अधिक मार्क्स लाने होंगे, लेकिन 16 नंबर मिला है। 16 नंबर अर्थात इनको कितना प्रतिशत हो गया, आपको 19-20 नंबर इसमें मिलना चाहिए था, लेकिन 19-20 नंबर नहीं मिला, 16 नंबर मिला है। इसमें इसको 5 नंबर 4 नंबर और लाने की आवश्यकता है। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें मौर्य कला के बारे में। मौर्य कला के बारे में इन्होंने पहले भूमिका लिखा है, भूमिका के उपरांत इन्होंने मैप दिया है। मैप में इन्होंने राजकीय कला, समुद्रगुप्त का राजप्रसाद, अशोक का स्तंभ, अशोक और नागार्जुन का गुफा लेख। राजकीय कला में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, अशोक का स्तंभ, अभिलेख, शिलाभिलेख और अशोक एवं नागार्जुन का गुहा विहार के बारे में चर्चा किया है। लोक कला के रूप में मृग मूर्ति, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति और जैन मूर्ति के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इन्होंने उसके बाद एक एक पॉइंट को लिखा है और एक एक पॉइंट का इन्होंने विस्तार से फिर वर्णन भी किया है। इस एक एक पॉइंट के अंतर्गत पहले तो चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित राजप्रसाद मौर्य भवन निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना है। एरियन ने इससे सूसा और एक बताना से भी श्रेष्ठ भवन कहा है। फायान इसे देवों द्वारा निर्मित कहा है। इन्होंने इस कला के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज के बारे में भी जो टिप्पणी मौर्य कला के बारे में किया गया उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद स्तंभ को इन्होंने वर्णन किया है। स्तंभ के बाद स्तूप के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद इन्होंने वेदिका, हर्मिका, बौद्ध विहार, जो विहार मौर्य कला का विशेषता था उस सारे बारे में चर्चा किया है। उसके बाद इन्होंने पॉइंट के रूप में फिर लिखा है। इस पॉइंट में लोहानीपुर के यक्ष यक्षिणी की, दीदारगंज के मूर्ति, चामर ग्रहणी की मूर्ति, परखम व बेसनगर की मृग मूर्ति के बारे में भी चर्चा किया है। आलोचना के रूप में कुछ विद्वान का मानना है कि अशोक का कला ईरानी स्तंभ कला से प्रभावित है, परंतु यह पूरी तरह से
ईरानी कला पर के अनुसार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अशोक के कला में जो है एकाश्म स्तंभ का प्रयोग किया गया है, जबकि ईरानी स्तंभ कला में खंडित स्तंभ का प्रयोग किया गया। अशोक का स्तंभ एकाश्म था, इसके बारे में लिखा गया है ईरानी कला। उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष में इन्होंने लिखा है, इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्य कला में स्थापत्य, मूर्ति कला, स्तूप कला आदि में लकड़ी, पत्थर आदि का उपयोग किया गया है और पत्थरों एवं स्तंभों पर पॉलिश किया गया था, जो मौर्य कला की अनोखी विशेषता थी, जो बाद में कला के अभाव पाया जाता। मौर्य कला आने वाले गुप्त कला, पाल कला, चोल कला के लिए प्रेरणा था। इन्होंने इस तरह से निष्कर्ष लिख करके इसको समाप्त किया है। इसको 17 नंबर इसमें मिला है। 20 नंबर कम से कम मिलना चाहिए, 3 नंबर इसमें और कमी है, अर्थात और इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है ताकि 20 नंबर प्लस हो जाए। 20 नंबर प्लस होता है तो आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 20 नंबर लानी ही पड़ेगी, ये ध्यान में रखना है। 17 नंबर मिला है, 3 नंबर इससे और चाहिए था। हालांकि प्रश्न का आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें कम से कम जो है 20 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन 20 नंबर नहीं मिला है, 17 नंबर मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 19वीं सदी में अपनी विशिष्टता, ये क्वेश्चन है आपको संथाल जनजातीय विद्रोह के बारे में। संथाल जनजातीय विद्रोह के बारे में इन्होंने पहले पार्ट में इन्होंने भूमिका लिखा है, दूसरे पार्ट में इन्होंने मैप दिया है। मैप देने के उपरांत इसमें जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, चुआर विद्रोह, मुंडा विद्रोह के बारे में लिखा है। ये विद्रोह का कारण क्या था? जमींदारी प्रथा, खुदकुटी व्यवस्था, मांझी प्रथा, पढ़ा व्यवस्था, भूमि, कृषि, जंगल के संसाधनों, सामाजिक आर्थिक शोषण, ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण और दीकुओं का शोषण। इस प्रकार से इन्होंने जो है पॉइंट में लिखा है, और उस पॉइंट का इन्होंने बाद में इसका विस्तार से लिखा। इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष लिखा है और इसमें इनको 15 नंबर मिला है। स्वाभाविक बात है, बहुत कम नंबर दिया है। इसमें भी कम से कम 17-18 नंबर इसको देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं, 3-4 नंबर कम दिया है। 20 नंबर लाने से इसका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था। 20 नंबर लाने के बाद जो है जनरल में सिलेक्शन होता, लेकिन दुर्भाग्यवश इसको 20 नंबर मिला नहीं है। अब देखते हैं टोटल कट ऑफ जो है इनको 45% लाना चाहिए था, तब इनका 45% का नंबर लाने के बाद ईबीसी का छात्र है और इसको 45% लाने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। इसमें इनको कितना प्रतिशत आया है? इसमें इनको आया है टोटल जो है इनको 36.66% आया सभी में। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, कला और संस्कृति का हो गया। अब देखते हैं आईआर का। आईआर में इनका जो है पहला नंबर 16 नंबर मिला है। पहला क्वेश्चन में इसको आईआर में 16 नंबर मिला है। पहला में इनको 16 नंबर मिला है। भारत और ईरान के साथ संबंध के परिप्रेक्ष्य में चाबहार बंदरगाह को ध्यान में रखते हुए इसका वर्णन करना था। इसमें इनको जो है कितना नंबर मिला है? 16 नंबर मिला है। और 19 नंबर इसको आईओसी वाला प्रश्न को इन्होंने किया है, इसमें इसको 19 नंबर मिला है। अच्छा नंबर मिला है, फाइनल सिलेक्शन के लिए ये काफी है। और 9 नंबर इनको मिला है सतत विकास रिपोर्ट के आधार पर जो लिखना था, इसमें इनको 9 नंबर मिला है, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट के बारे में लिखा है। सतत विकास के बारे में कुछ पॉइंट का तो वर्णन किया है, लेकिन 17 पॉइंट है, उसमें 169 बिंदु है, तो 17 पॉइंट का इन्होंने वर्णन नहीं किया, 7-8 पॉइंट का ही वर्णन किया, इसलिए इसको 9 नंबर मिला। टोटल स्टैटिक्स में इसको 18 नंबर मिला है 72 नंबर में से, तो स्वाभाविक है स्टैटिक्स इसको और भी बनना चाहिए था। 18 नंबर 72 में से 50 नंबर यहाँ नहीं बन पाया, इसलिए इनको 110 नंबर टोटल मिला है। 110 नंबर, जबकि कम से कम इसको 138 नंबर फाइनल सिलेक्शन के लिए लाना था। 110, 28 नंबर की यहाँ पर इनको कमी और लाना था। हालांकि इस प्रश्न के आंसर से ये विदित होता है कि इसको 10-15 नंबर और मिलनी चाहिए थी, लेकिन 10-15 नंबर कम दिया गया है। इससे अच्छा लिखने की आवश्यकता है। और अब चलते हैं समान अध्ययन के दूसरे प्रश्न पत्र पर। समान अध्ययन के दूसरे प्रश्न पत्र को आप देखते हैं इसमें कितना नंबर
समान अध्ययन के दूसरे प्रश्न पत्र में इनको पहला क्वेश्चन में 18 नंबर मिला है, दूसरा क्वेश्चन में 14 नंबर मिला है, तीसरा प्रश्न में इसको 18 नंबर मिला है, चौथा में 16 नंबर, पांचवा में 15 नंबर, छठा में 19 नंबर, सातवां में 12 नंबर और आठवां में इसको 18 नंबर मिला है। तो स्वाभाविक है कि इनका दो प्रश्न, दूसरा नंबर का और छठा नंबर, सातवां नंबर का, ये दो प्रश्न में इनको कम मार्क्स मिला है। और ये दो प्रश्न में इनको और भी 12, 8 नंबर यहाँ, अच्छा 14 नंबर और इनको मिलना था। 14 नंबर अगर इनको और मिल जाता तो फाइनल सिलेक्शन इसका हो जाता, लेकिन इसमें इनको कम नंबर दिया है, 2 नंबर, 2 प्रश्न में। हालांकि इसका पहला प्रश्न जो है वह है राज्यपाल के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, राज्यपाल के बारे में इन्होंने लिखा है और इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। पहला में भूमिका लिखा है, उसके बाद पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है और पॉइंट फॉर्म में लिखने के उपरांत इनको नंबर कितना, फिर सारे पॉइंट्स का इन्होंने वर्णन भी किया है, सारे पॉइंट्स का इन्होंने वर्णन भी किया है और इसके आधार पर देख लिया जाए इसको नंबर कितना मिला। इसमें नंबर पहले इनको देखिए 10 नंबर दिया गया था, फिर 4 नंबर इसमें बाद में जोड़ करके 14 नंबर दिया गया है। स्वाभाविक बात है, राज्यपाल का प्रश्न आधार पर इन्होंने लिखा है, सारे पॉइंट्स को लिखा है, अनुच्छेद भी लिखा है, इसको कम से कम 18 से 19 नंबर मिलना चाहिए, जिसमें इनको 14 नंबर दिया गया है। इनके साथ न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। ये प्रश्न जिस आधार से लिखा हुआ है उस आधार से 14 नंबर किसी भी सूरत में इसे नहीं मिलना चाहिए था, कम से कम 18-19 नंबर मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न इसमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में लिखा है, भूमिका लिखा है इन्होंने, भूमिका के उपरांत इसको जो है पॉइंट फॉर्म में लिखा गया है, सारे पॉइंट को इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद जो है फिर निष्कर्ष इन्होंने लिखा है। इसको इसमें 18 मार्क्स मिला है, 18 मार्क्स मिला है, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर और इसको मिलना चाहिए था, इसमें 20 प्लस मिलना चाहिए था, 18 नंबर मिला है, इसमें भी कम मिला है इसको। उसके बाद कार्यपालिका नगर न्यायिक सक्रियता के बारे में इन्होंने लिखा है, फिर भूमिका लिखा है, भूमिका के उपरांत इन्होंने पॉइंट मैप देते हुए इसके बाद इन्होंने पॉइंट लिखते हुए पॉइंट को फिर इन्होंने वर्णन किया है, आगे लिखते चला गया है और लिखने के उपरांत इन्होंने सारे पॉइंट को वर्णन करने के उपरांत फिर इनको इसमें 18 मार्क्स मिला है, 18 मार्क्स इसमें भी मिला है। अब अगला प्रश्न जो है वह है भारतीय समाज के सभी लोगों को भोजन, मतलब खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न था। खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों में पहले इन्होंने भूमिका लिखा है, उसके बाद सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट्स का इन्होंने सारे पॉइंट्स का वर्णन भी किया है और वर्णन करते हुए इन्होंने आगे बढ़ा है और इन्होंने पर्याप्त स्पेस में। उसके बाद इसको जो है निष्कर्ष लिखा, निष्कर्ष लिखने के उपरांत इसको जो है इसमें 16 मार्क्स मिले हैं, 16 मार्क्स मिले हैं। निश्चित रूप से इसमें 2-3 नंबर और इनको मिलना चाहिए था, कम नंबर दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के उपरांत भारत अपने विकास कार्य को बढ़ाने के लिए भारत अपने विकास कार्य को बढ़ाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं रूस के नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने लिखा है। इसको सारे पॉइंट्स को इन्होंने वर्णन करते हुए आगे बढ़ा है और इसमें इनको 4 पेज में इन्होंने लिखा है क्वेश्चन और निश्चित रूप से उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष लिखा। इस प्रकार है कि देश के विकास के लिए आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और देश की आर्थिक तरक्की और भुखमरी एवं कुपोषण को दूर करने में सहायता है। इसके बावजूद अभी भी 26% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। इस प्रकार से इन्होंने बहुत अच्छा से प्रश्न लिखा, फिर भी इसको कितना नंबर दिया है? 15 नंबर। किसी भी सूरत में इसको 15 नंबर, इस प्रश्न में कम से कम 18 से 19 नंबर मिलना चाहिए था, 15 नंबर देकर के इनको छोड़ दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या लाभ के बारे में लिखा गया। इन्होंने भूमिका लिखा है, फिर मुख्य पाठ लिखा है। मुख्य पाठ लिखने के उपरांत इन्होंने सारे पॉइंट्स को वर्णन किया है। 4 पेज में एक प्रश्न इन्होंने लिखा है, उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष लिखा है और इसमें इसको 19 मार्क्स मिला है। ठीक नंबर है, इसमें 19 मार्क अच्छा मार्क्स है और ये फाइनल सिलेक्शन कराने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद इन्होंने 10वां प्रश्न लिखा है
10वां प्रश्न भारतीय विका, इन्होंने पहले भूमिका लिखा है, भूमिका के बाद मुख्य पाठ लिखा है, उसके उपरांत इन्होंने देख लीजिए मैप वगैरह का भी इन्होंने प्रयोग किया है। पवन ऊर्जा से संबंधित ये प्रश्न था और सारे पॉइंट्स को इन्होंने विस्तार से वर्णन भी किया है। इसमें इन्होंने मैप भी दिया है सारे चीज़ का, पॉइंट वाइज फॉर्म में इन्होंने लिखा है और उसके बाद निष्कर्ष भी लिखा है। इसमें इसको 18 मार्क्स मिला है, 2 नंबर और मिलना चाहिए था, 18 मार्क्स दे करके इनको छोड़ दिया गया। फिर भी ठीक है, अच्छा कहा जा सकता है, खराब भी नहीं कहा जाता है। 50% मार्क्स है इसमें। उसके बाद इन्होंने अगला प्रश्न लिखा है, जल से संबंधित प्रश्न है। जल से संबंधित प्रश्न में इन्होंने भूमिका भी लिखा है, जल अभाव से संबंधित था, भूमिका पेयजल से भूमिका लिखा। भूमिका लिखने के बाद इन्होंने मैप भी दिया है स्रोत जल का, और यहाँ देख लीजिए इसको लिखा है, इसको पूरा ये 3 पेज में इन्होंने लिखा था। इसमें इनको बहुत कम मार्क्स दिया गया, 12 नंबर दिया गया है, जो कि जस्टिफाई नहीं है। इसमें कम से कम 16, 17, 18 नंबर को कम से कम मिलना ही चाहिए था। इस प्रकार से देखें तो सबसे कम नंबर इसको इसी में है और राजपाल में। 2 प्रश्न में जो एग्जामिनर ने इसको मार्क्स दिया है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा हुआ प्रश्न होने के बावजूद भी इसको पर्याप्त मार्क्स नहीं दिया गया है। खैर कोई बात नहीं है। और सब प्रश्न में इन्होंने जो प्राप्त किए हैं अब देख लेते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में इन्होंने 38 मार्क्स में से 14 मार्क्स मिला है, 38 में 18 मार्क्स मिला है 47%, फिर 38 में 18 मार्क्स मिला है 47%, 16 मार्क्स मिला है 42%, उसके बाद 38 में इनको 15 मार्क्स मिला है 39%, 38 मार्क्स 19 मार्क्स मिला है 50%, 12 मार्क्स मिला है 33%, और 36 72 में से 18 मार्क्स मिला है आपको साइंस एंड टेक में। इनको टोटल मिला करके आपको इनको इसमें 130 मार्क्स मिला। हालांकि जो प्रश्न का आंसर दिया गया इस अनुसार से इसमें 130 की जगह पर कम से कम 145-50 मार्क्स मिलनी चाहिए थी, हालांकि दिया नहीं है। अच्छा से लिखा हुआ प्रश्न होने के बाद भी इसको लगभग 20 मार्क्स कम मिला है, ये तो निश्चित है। फिर भी कोई बात नहीं है, फिर से तैयारी करने की आवश्यकता है और जो आंसर लिखा हुआ है इससे ज़्यादा बेटर लिखने की आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि मोटा मोटी 70% तक बीपीएससी अपने स्टूडेंट को मार्क्स देती है, 70% तक, और 52% पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है जनरल स्टूडेंट का। तो निश्चित रूप से आप अपना लक्ष्य 60% प्लस का रखिए, 55, 52 जहाँ पर भी आप रुक जाएं। अच्छा पोस्ट मिलने के लिए आपको 60 प्लस लाना होगा, एसडीएम बनने के लिए आपको 60 प्लस लाना होगा, तब जा करके आप एसडीएम बन पाएंगे, डीएसपी बन पाएंगे। तो आप अपना लेखन शैली को और निखारिए और तथ्य लिखिए और अच्छा आंसर लिखिए ताकि अच्छा पोस्ट मिल सके। 67वें बीपीएससी के छात्रों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे सीखिए और इसको देखिए। देखने के उपरांत आप अपने रणनीति अच्छे तरह से बना करके एग्जाम दीजिए और अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।